हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में टाइम भी कम है और नोट्स आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। देखिए, जब भी क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो या फिर क्रिएटिव थिंकिंग की बात हो तो वहाँ पर जो बच्चे की चिंतन होगा वो कैसा होगा, अपसारी चिंतन होगा। ठीक है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा, बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोचेगा किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप बच्चे से ये क्वेश्चन करें कि पानी बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं और क्यों, तो यहाँ पर जो बच्चा है वो अलग अलग आंसर बताएगा। ठीक है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाएगा, मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाएगा। तो ये बिल्कुल सही तरीका है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, तो देखिए इसमें सिर्फ बच्चा एक ही आंसर बताएगा। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, जहाँ से भी आता होगा बच्चा बता देगा। ठीक है, तो इसमें बच्चा एक ही आंसर बता पाएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, आपके देश में कुल कितने राज्य और राजधानियाँ हैं, इसमें भी बच्चा सिर्फ एक ही आंसर बता पाएगा, कई सारे आंसर नहीं बता पाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो इसमें भी बच्चा सिर्फ एक ही आंसर बता पाएगा। बट यहाँ पर जो बच्चा होगा वो अलग अलग आंसर बता पाएगा। ठीक है, क्योंकि पानी बचाव के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। देखिए, जब भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात है, समावेशी शिक्षा की बात है, तो ये मानक या फिर मानकीकृत जैसे वर्ड की बात नहीं करती है। क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती है, लचीलेपन की बात करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं। विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथककरण व वर्गीकृत करना। देखिए, इसका नाम ही है समावेशी शिक्षा, यानी कि सभी को समाहित करने की बात करेगी, इंक्लूड करने की बात करेगी। ठीक है, वर्गीकृत और नामकीकरण करने की बात ही नहीं करेगी। तो जब भी पृथक करने की या फिर नामकीकरण या फिर वर्गीकरण की बात है, वहाँ पर आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है सभी बच्चों को एक साथ एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करती है, तो ये भी नहीं होगा। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। मैंने क्या बोला, सभी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, चाहे बच्चा विशेष आवश्यकता वाला हो या फिर दिव्यांग छात्र हो या फिर गिफ्टेड चाइल्ड हो या फिर सामान्य छात्र हो, सभी बच्चों के लिए जो समावेशी शिक्षा होती है वो एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करती है। बट यहाँ पर दे रखा है विशेष आवश्यकता वाले, तो इसलिए ये बात गलत है। ठीक है, सभी बच्चों के लिए होता है तो सही होता है। ठीक है, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हर बच्चे की सीखने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो दूसरे बच्चों से अलग होती है। हर बच्चे की सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता दूसरे बच्चों से अलग होती है। तो वो क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें सो चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं जो कि एक ही चीज़ को एक बार बताने पर समझ जाते हैं, बट वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जो कि एक चीज़ को 2 से 3 बार बताने पर भी उनको समझ में नहीं आता है। तो उन बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का भी यूज कर सकते हैं, अलग तरीके से समझा सकते हैं, अलग एग्जाम्पल का यूज कर सकते हैं। यानी जो समावेशी शिक्षा है वो क्या कहती है कि हम बच्चे को एज पर नीड एजुकेशन दें, यानी कि जिसको जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को चीज़ें प्रोवाइड करें, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को हेल्प करें, है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही होता है कि जैसे बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा बहुत पाठ्यचर्या में चेंज लाएं, है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर सही दे रखा है। देखिए, जो लेव वाइगोस्की हैं वो क्या कहते हैं कि लैंग्वेज से थॉट आता है, यानी कि जो भाषा होती है हमारी वो डिसाइड करते हैं कि हमारे अंदर विचार कैसे होंगे। ठीक है, बट जो जीन पियाजे वो क्या कहते हैं कि थॉट से लैंग्वेज आता है। ठीक है, यानी जो विचार होता है वो निर्धारित करता है कि हमारी भाषा कैसी होगी, है ना। तो दोनों के विचार यहाँ पर अलग अलग है ना। लेव वाइगोस्की कह रहे हैं कि लैंग्वेज से थॉट आ रहा है, यानी कि भाषा से विचार आ रहा है, और जो जीन पियाजे वो क्या कह रहे हैं कि थॉट से जो है लैंग्वेज आ रही है, यानी कि विचार से भाषा आ रही है। तो दोनों के विचार में क्या है, भिन्नता है। बिल्कुल सही बात दे रखी है। ठीक है, ये तो दे रखा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। बिल्कुल सही बात है। तो सजेशन तो आपका यहाँ पर सही दे रखा है। इसका रीजन क्या दे रखा है,
खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। देखिए ये बात यहाँ पर सही है, बट इसकी सही व्याख्या नहीं है, ठीक है, कि इसका रीजन क्या होना चाहिए था कि जो जीन पियाजे वो कहते हैं कि थॉट से लैंग्वेज आती है, और जो लेव वाइगोस्की वो कहते हैं लैंग्वेज से थॉट आती है, ठीक है, इसलिए उनके विचार में क्या है, भिन्नता है। बट यहाँ पर रीजन क्या दे रखा है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं, है ना। तो ये इसका सही रीजन नहीं है, कारण इसका सही नहीं दे रखा है, बट ये बात अपनी जगह पर सही है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चा होता है अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, तरह तरीके की चीज़ें बच्चे के सामने उपस्थित करें, तो बच्चा खुद ही अपने ज्ञान का निर्माण करता है, डिस्कवरी लर्निंग करता है, ठीक है। तो ये बात सही है, ठीक है, बट सही व्याख्या नहीं कर रहा है ए की। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं, ठीक है। समझ की अग्रवर्ती गहनता, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा गिफ्टेड होगा वो क्या करता है, चीज़ों को बहुत ही तेज़ी से समझता है। जैसे कि मान लीजिए एक सामान्य बच्चों को आपने एक क्वेश्चन समझाया, उसको समझने में 5 से 10 मिनट का टाइम लग गया, बट यहीं पर जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा उसको समझने में 5 सेकेंड, 10 सेकेंड या फिर 20 सेकेंड का मैक्सिमम, ठीक है। यानी बहुत ही तेज़ी से चीज़ों को समझते हैं, है ना। तो ये बात तो सही है। सीखने में तेज़ गति, वही तो मैंने आप लोगों को बताया, सामान्य बच्चा अगर सीखने में ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वहीं पर जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा, क्योंकि उसकी IQ ही होती है 140 प्लस, चीज़ों को बहुत ही तेज़ी से समझता है ना। तो ये भी बात सही है। समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता नहीं, ये बात यहाँ पर गलत दे रखी है, ठीक है। जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है वो खुद पर निर्भर होता है, दूसरों पर निर्भर नहीं होता है, क्योंकि ये दूसरे बच्चों से अधिक तेज़ी से चीज़ों को सीखते हैं। तो ये बात आपके यहाँ पर गलत दे रखी है। अब देखते हैं यहाँ पर सी ऑप्शन आपका ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें भी दे रखा है सी ऑप्शन, ठीक है, तो ये गलत और ये भी गलत, यानी कौन सा ऑप्शन चाहिए, डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन क्या दे रखा है, शारीरिक विकास की तेज गति। अब देखिए जो शारीरिक विकास की तेज गति है तो ये सामान्य बच्चे की भी हो सकती है और गिफ्टेड चाइल्ड की भी हो सकती है ना, ये तो फिजिकल डेवलपमेंट है। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा कि ये गिफ्टेड चाइल्ड की भी हो सकती है और सामान्य बच्चे की हो सकती है। यहाँ पर तो हमको अंतर बताना था कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं और जो सामान्य बच्चे होते हैं उनमें क्या भिन्नता होती है, ठीक है। तो जो सामान्य बच्चा होता है उसकी अपेक्षा जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है वो चीज़ों को अधिक तेज़ी से समझता है ना, और पूरा गहराई में जाकर के चीज़ों को समझता है ना, डेप्थ नॉलेज रखता है किसी भी चीज़ की। तो ए और बी आपका सही है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो सही है हमें उसके बारे में यहाँ पर बताना है। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है। ये बात देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत होती है ना, वो क्या करते हैं, सही तरीके से चीज़ों को बोल नहीं पाते, क्योंकि जब आप सुनते हैं किसी चीज़ को तभी तो बोल पाते हैं। आपके पास शब्द की नॉलेज आती है तभी तो आप बोल पाते हैं। जितना आप ज़्यादा सुनेंगे चीज़ों को उतना आप ज़्यादा बोल पाएंगे चीज़ों को। तो जो बच्चा शब्दों को सुन ही नहीं पा रहा है सही तरीके से, ठीक है, तो उसको बोलने में दिक्कत आएगी, है ना। तो ये बात सही दे रखी है कि जो बच्चे सही तरीके से सुन नहीं पाते उनको संवाद करने में, क्योंकि उनके पास शब्द ही नहीं होते, शब्दों को सुनते ही नहीं है ना, उनको बोलने में भी दिक्कत आती है। तो ये बात पूरी तरीके से यहाँ पर सही है। यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है, सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ बच्चे तो आपके साइन लैंग्वेज को समझ जाएंगे बट कुछ बच्चे साइन लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि थोड़ा बहुत सुनाई देता है ना, तो ये बच्चे सुनकर भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इनके लिए साइन लैंग्वेज का ही यूज किया जाए, है ना। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ये गलत है। बच्चों के पास तेज आवाज़ें कर बच्चे की सुनने की अक्षमता श्रवण बाधिता का विश्वसनीयता तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। ये बात तो यहाँ पर पूरी तरीके से गलत दे रखा है। मतलब एक तरीके से जो श्रवण बाधित वाला बच्चा है उसकी उपेक्षा की जा रही है, उपहास उसका उड़ाया जा रहा है ना, तो ये गलत है। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है नहीं। जैसे कि मान लीजिए देखा होगा आपने, कुछ लोग होते हैं जिनको कि बचपन से श्रवण बाधिता नहीं होती, उनको बचपन से सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती, है ना, बट कोई एक्सीडेंट की वजह से या फिर कोई शारीरिक रोग की वजह से या फिर किसी भी कारणवश उनको अचानक से श्रवण बाधिता होने लगती है, ठीक है, यानी कि उनको सुनने में दिक्कत आने लगती है ना। तो यहाँ पर ये किसी भी कारण से हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई शरीर संबंधी समस्या तभी आपको श्रवण बाधिता होगी, है ना। तो ये भी गलत है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन दे रखा था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा डैश में समान है जबकि डैश में वह भिन्न। देखिए
जो पाठ्यचर्या है ना, ये समायोजन में तो समान है, सभी के लिए जो पाठ्यचर्या है वो कहीं ना कहीं एक ही तरीके से डिज़ाइन की गई है ना। तो ये बात तो यहाँ पर सही है, यानी कि अकोमोडेशन समायोजन में समान है बट संशोधन में अलग अलग है, यानी कि जैसे बच्चे की जरूरत है हम उसके अकॉर्डिंग जो पाठ्यचर्या उसमें मॉडिफिकेशन भी करेंगे, संशोधन भी करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि जैसे जो पाठ्यचर्या बना दी गई है सिर्फ वही रहेगी। अगर बच्चे को उसमें दी गई चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो हम अलग से एग्जाम्पल का यूज करेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज करेंगे, यानी कि पाठ्यचर्या को फ्लेक्सिबल बनाएंगे, लचीला बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही दे रखा है कि समायोजन में तो सभी के लिए समान है, लेकिन जो मॉडिफिकेशन किया जाएगा उसमें ये सभी बच्चों की जरूरत के अकॉर्डिंग किया जाएगा, एज पर नीड एजुकेशन दी जाएगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। देखिए जो सही नहीं होगा उसके बारे में बताना है। ज्ञान व्यक्तिपरक है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति चीज़ों को सुनता है बट हो सकता है कि वो उससे नॉलेज ना ग्रहण कर पाए, है ना। तो ज्ञान व्यक्तिपरक होता है, जो व्यक्ति उस चीज़ को डेप्थ में समझेगा, गहराई में जाकर के समझेगा, उस चीज़ के बारे में जानेगा और खोज करेगा, उसी को नॉलेज उस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से हो पाएगी, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ क्या दे रखा है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। आप समाज से अलग होकर के थोड़ी ना अपने नॉलेज का निर्माण कर सकते हैं। जो आप समाज में देखेंगे, जो अपने आसपास देखेंगे, जो एक्टिविटी देखेंगे, उन्हीं के थ्रू क्या करते हैं, अपने नॉलेज का निर्माण करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये भी बात सही है, बट हमें यहाँ पर बताना क्या है जो सही नहीं है। तो दो बातें तो आपके यहाँ पर सही है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं, ठीक है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, ये बात यहाँ पर गलत दे रखी है और यही आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि अगर आपको प्रभावी लर्निंग करनी है, इफेक्टिव लर्निंग करनी है ना, तो आपको बच्चे को आंतरिक रूप से भी प्रेरित करना पड़ेगा। क्योंकि जब बच्चा बाहरी रूप से भी प्रेरित होता है तो वो किसी पुरस्कार या फिर दंड की वजह से किसी कार्य को करता है। जब बच्चा आंतरिक रूप से भी प्रेरित होता है तो खुद को, ठीक है, खुद की जिज्ञासा को शांत करने के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए किसी चीज़ को सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब बच्चा आंतरिक रूप से भी प्रेरित होता है तब अच्छी तरीके से इफेक्टिव लर्निंग होती है, क्योंकि बच्चा खुद चीज़ों को सीखना चाहता है, खुद उसमें इंटरेस्ट लेता है, अपनी रुचि के लिए किसी कार्य को करता है ना। तो जब बच्चा आंतरिक रूप से भी प्रेरित होगा तभी इफेक्टिव लर्निंग हो पाएगी, बाहरी रूप से भी प्रेरित होगा तब इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगी। तो ये बात गलत है और यही बात यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ज्ञान बहुलवादी और बहुविध होता है, बिल्कुल सही बात है, यानी जो हमारा नॉलेज होता है ये कई जगहों से हमें प्राप्त होता है, कई डायरेक्शन होते हैं नॉलेज के, ठीक है। तो ये भी बात सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। फिर से वही देखिए जो मैंने बताया था इंटरनल मोटिवेशन, जो यहाँ पर भी पूछ रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पर इजीली कर पाएंगे। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। अब इसका रीज़न क्या है, बाहर जो बच्चा है वो इसलिए परियोजना को पूरा नहीं कर रहा है क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, वो इसलिए पूरा कर रहा है ताकि शिक्षक प्रभावी हो सके उस चीज़ से, ठीक है, शिक्षक उसको अच्छा कहे। तो बच्चे यहाँ पर कैसे अभिप्रेरित है, बाह्य रूप से अभिप्रेरित है, क्योंकि रीज़न उसका बाहर है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा पूछ रखा है। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। यानी बच्चे को खुशी मिल रही है उस चीज़ को करने में, है ना। कोई उसको कह नहीं रहा है कि बच्चे तुम जाओ वाद्य यंत्र बताओ, तुमको पुरस्कार दिया जाएगा, तुमको ट्रॉफी दी जाएगी, नहीं, बच्चा खुद के आनंद के लिए, ठीक है, उसको मजा आ रहा है वो चीज़ करने में, है ना, इसलिए वो किसी यंत्र को बजा रहा है, म्यूजिक सीख रहा है ना। तो बच्चे यहाँ पर क्या इंटरनल रूप से अभिप्रेरित है, उस काम के लिए आपको किसी को कहना नहीं पड़ता है जिसमें आपको खुद खुशी मिलती है, ठीक है। तो ये बात सही है, वही वाली बात होगी आपकी। डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना। अब पढ़ाई करने के लिए अगर आपको डांट पड़ रही है कि मतलब मम्मी पापा होते हैं डांटते रहते हैं, है ना, या फिर भाई बहन आपको डांट लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आप कैसे हैं, बाह्य रूप से भी प्रेरित होते हैं। बट कुछ बच्चे होते हैं जो कि आंतरिक रूप से भी प्रेरित होते हैं, है ना, उनको कोई कहे ना कहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जब मन करता है तो अपना बुक उठा के बैठ जाते हैं, है ना। तो वो आंतरिक रूप से भी प्रेरित होते हैं, वो खुद सीखना चाहते हैं चीज़ों को, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर क्या है, बाह्य रूप से बच्चा भी प्रेरित है क्योंकि डांट की वजह से वो पढ़ने जा रहा है। पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। अब प्रतियोगिता में भाग लिया जा रहा है लेकिन किसकी वजह से, कोई पुरस्कार मिले, कोई गिफ्ट मिले, है ना। तो ये भी बच्चा कैसे भी प्रेरित है, बाह्य रूप से। ये तीन तो आपके बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण हो गए, एक ही है आपका आंतरिक अभिप्रेरणा वाला उदाहरण। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है,
ऑब्जर्वेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है आपका, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है। जैसे कि कुछ टीचर क्या करते हैं, कभी कभी क्लासरूम में ऐसा होता है कि अगर उनके कास्ट का कोई बच्चा है तो उस पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है ना। यहाँ पर जो टीचर है उसको सभी बच्चों को समान रूप से महत्व देना है ना। ऐसा नहीं कि जो उनके कास्ट का बच्चा है सिर्फ आप उसी पर फोकस किए जा रहे हैं, है ना। तो ये बात गलत है। और ये चीज़ें आपने अक्सर देखी होगी, जो जातिवादी होती है या फिर जो मेल और फीमेल होते हैं उनके साथ में भी जेंडर स्टीरियोटाइप चीज़ें की जाती है ना। तो यहाँ पर जो स्टीरियोटाइप होता है वो कई जगहों पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कई जातियों में, है ना। जैसे कि कहीं पर बिल्ली वगैरह रास्ता काट देती है तो उधर जाने से मना कर देते, तो ये भी क्या एक पुरानी सोच, एक पुरानी विचारधारा है ना। तो इसी तरह जाति में भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है आपको। इसी तरह जो जेंडर होते हैं उनमें भी ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है ना। तो यहाँ पर इसको तोड़ने के लिए एक शिक्षक को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत पहले से चली आ रही है ना। कोई इस पर जल्दी ट्रस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए रीज़न क्या दे रखा है इसका, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। ये भी बात यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए जो बच्चा, अगर आप उसके पीछे का लॉजिक समझाए कि अच्छा ये चीज़ क्यों हो रही है, कोई अगर आपको मना कर रहा है कि बिल्ली रास्ता काट दी तो मतलब उधर नहीं जाना है, तो आप उससे उस चीज़ का लॉजिक पूछिए कि अच्छा इसका तर्क क्या है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तब तो आप उस चीज़ पर ट्रस्ट करेंगे। बट यहाँ पर जो हमारा मतलब पता नहीं ये चीज़ें कितनी % तक सही है कितनी गलत है, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी। बट हाँ, यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो चीज़ें होती हैं वो अक्सर करके चली आती हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, है ना। और यही से फिर धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पर सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं, महारत निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको मान के चलिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देखने में आपको यहाँ पर बड़ा लग सकता है बट क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। महारत निपुणता लक्ष्य की जब भी बात हो, ठीक है, यानी कि मास्टरी ओरिएंटेशन की जब भी बात हो, तो यहाँ पर जो बच्चा होगा दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये बच्चा अपने सीखने पर ध्यान देगा, ठीक है। साथ ही साथ आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा। ऐसे कि जो आंतरिक रूप से बच्चा अभिप्रेरित था उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कोई पुरस्कार दिया जा रहा है या फिर कोई कुछ कह रहा है। जब बच्चे का मन हो रहा था, यानी जब बच्चा किसी चीज़ में उसको खुशी मिल रही थी, तब खुद ही वो चीज़ को सीखना स्टार्ट कर दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो महारत निपुणता वाला बच्चा होता है वो यही करता है, ठीक है। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कौन उसको डांट रहा है, कौन उसको पुरस्कार दे रहा है, उसके नंबर कम आएंगे या फिर ज़्यादा होंगे। यहाँ पर बच्चा जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट होता है, जिस चीज़ में उसको खुशी मिलती है, ठीक है, वो चीज़ वो खुद ही करता है, ठीक है, यानी कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। बट जो प्रदर्शन लक्ष्य वाला होता है बच्चा, वो क्या करता है, उसका जो फोकस होता है वो दिखावे पर होता है। जैसे कि मेरे अगर अच्छे नंबर आ गए तो मेरे मम्मी पापा बहुत खुश होंगे या फिर मुझे कोई गिफ्ट दिया जाएगा। तो जो प्रदर्शन लक्ष्य वाला बच्चा है इसका फोकस किस पे होता है, दिखावे पे। और ये बच्चा कैसे होता है, बाह्य रूप से अभिप्रेरित होता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। नहीं, मैंने आपको क्या बताया कि इस बच्चे को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि वो असफल होगा या फिर सफल होगा, इसका ध्यान तो सिर्फ सीखने पर होता है। यहाँ पर महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। यानी जो महारत लक्ष्य वाला बच्चा होता है वो खुद मतलब जो चीज़ें वो सीख रहा है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उसमें कितना और अच्छी तरीके से बेहतर कर पाए, कितना सुधार कर पाए, इस चीज़ पर फोकस करता है। जबकि जो प्रदर्शन लक्ष्य वाला बच्चा होता है वो इस पर ध्यान देता है कि मेरे कितने ज़्यादा नंबर अच्छे आ जाए, ताकि मुझे कोई पुरस्कार दिया जाए, ताकि मेरे मम्मी पापा मुझे अच्छा समझे, ठीक है। यानी कि दिखावे पर फोकस होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर सही अंतर भी दे रखा है, ठीक है। बाकी इसी ऑप्शन की बात करें अगर हम, तो महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होता है, यानी कि दूसरे उसको अच्छा कहें। नहीं, महारत लक्ष्य वाला बच्चा तो दूसरे उसको क्या कह रहे हैं उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नहीं, प्रतिस्पर्धा इसमें होती ही नहीं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं महारत लक्ष्य वाले वो खुद ही, ठीक है, चीज़ों को सीखना चाहते हैं। दूसरे बच्चों से उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैंने पूरे ऑप्शन को रीड भी नहीं किया और बता दिया कि मेरा राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसी तरीके से आपको अपने ऑप्शन मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको सॉल्व करना है, क्योंकि इतने जब लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आपको ध्यान देना है कि महारत निपुणता लक्ष्य वाले बच्चे के क्या गुण होंगे और प्रदर्शन लक्ष्य वाले बच्चे के क्या गुण होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सी ऑप्शन मिला था, सॉरी कौन सा ऑप्शन था, बी ऑप्शन मिला था, ठीक है, जिसमें कि आपको सीधे सीधे दिख गया था। बाकी यहाँ पर तो सीधे सीधे जो एक एक लाइन लिखी है उसी में दे रखा है कि आपका ये बात नहीं हो सकती, ठीक है।
तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसा भी दे दे आपके एग्जाम में, आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ में डिस्कस भी कर रखी है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दे रखा था, ये आपका 20 अगस्त का जो क्वेश्चन पर आया था, 20 अगस्त 2023 में। ठीक है, वही क्वेश्चन पेपर है आपका और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई बहन के रिश्ते, ठीक है, ये आपके एग्जाम में एक नया क्वेश्चन बना था। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जरा इस चीज़ को समझिए, जैसे कि मान लीजिए जो माता पिता हमारे होते हैं और जो हमारे भाई बहन होते हैं उनके साथ जो हमारा रिलेशन होता है वो अलग अलग होता है। क्योंकि अगर आप अपने माता पिता से बात करेंगे तो एक रिस्पेक्ट दे करके उनको बात करेंगे, मम्मी पापा, ठीक है। बट अगर आप वहीं पर भाई बहन से बात करते हैं, ठीक है, तो तू मैं या फिर मार पीट भी कर लेते हैं वहाँ पर, है ना। तो भाई बहन से जो हमारा संबंध होता है ये अलग होता है और जो हमारा माता पिता से संबंध होता है ये अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही दे रखा है कि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में से भिन्न होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो साथी समूह होते हैं उनमें भी आप तू मैं या फिर गाली गलौज भी कुछ लोग करते हैं। ठीक है, तो साथियों के साथ में आप कैसे भी करके बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, हंसी मजाक कुछ और भी, उसको चिढ़ा भी देते हैं हम लोग, है ना। बट माता पिता के साथ में आप ऐसा कर सकते हैं नहीं, कूट देंगे वहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो माता पिता और जो साथी होते हैं, हमारे जो भाई बहन होते हैं, उनसे हमारा संबंध अलग होता है। ठीक है, यानी उनसे हम अलग तरीके से बोलते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये बात सही है। और बाल्यावस्था में सामाजिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यहीं से तो हमारा सोशलाइजेशन होता है, यहीं से तो हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं कि किसके साथ में किस तरीके से व्यवहार करना है, टीचर के साथ में कैसे व्यवहार करना है, माता पिता के साथ में कैसे व्यवहार करना है, भाई बहन के साथ में कैसे व्यवहार करना है। ठीक है, या फिर जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ में कैसे हंसी मजाक करना है, किस तरीके से बातचीत करनी है, यहीं से तो हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो ये बात यहाँ पर सही है। ठीक है, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, नहीं, ये आजीवन आपका चलता रहता है। ठीक है, कि सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं होती है, नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। जो सामाजिकरण होता है ये तुम्हारा लाइफ टाइम चलता रहता है, जन्म से शुरू होता है और लाइफ टाइम चलता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें लाइफ टाइम हम लोगों के साथ में होती रहती हैं कि दोस्तों के साथ हम उसी तरीके से बात करेंगे। ठीक है, या फिर जो हमारे भाई बहन हैं हम उस तरीके से बात करेंगे, जिससे बड़े होते चले जाते हैं और भी हमारे अंदर चीज़ें डेवलप होती चली जाती हैं। ठीक है, हमें और चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है कि अच्छा इस तरीके से बातचीत करनी है, इस तरीके से मेरे पास के साथ में व्यवहार करना है, इस तरीके से भाई बहन के साथ में व्यवहार करना है। जो हम छोटे थे तब मार पीट करते थे, तब हम बड़े हो गए, अच्छे से बातचीत करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे समय के साथ हमारे अंदर डेवलप होती रहती हैं, क्योंकि हमारा सामाजिक होता रहता है। सिंपल सी चीज़ें है ना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। बिल्कुल सही बात है, अजेशन आपका यहाँ पर सही दे रखा है। देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है सभी बच्चों में अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो कि लगभग 8 से 9 महीने के होंगे तभी वो चलना भी स्टार्ट कर देंगे, बोलना भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बट वहीं पर एक बच्चे होंगे जो कि 1 से 2 साल तक के हो जाएंगे, 1.5 साल तक के हो जाएंगे, 3 साल तक के हो जाएंगे, फिर भी वो सही तरीके से चल नहीं पाते या फिर उनको बोलने में दिक्कत आती है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो विकास का समय है ये हर बच्चे के लिए अलग अलग है, रेट ऑफ डेवलपमेंट। और ये किसके कारण से होता है, जो हमारी हेरिडिटी होती है, जो हमारी आनुवंशिकता होती है और जो हमारा इन्वायरमेंट होता है ना, इन्हीं दोनों का परिणाम क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। और इन्हीं दोनों के कारण क्या होता है, हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, है ना। तो इसलिए जो हर बच्चे का समय होता है विकास का वो अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके की हेरिडिटी मिली हुई है, किस तरीके का उसको इन्वायरमेंट दिया जा रहा है ना। यहाँ पर इन्वायरमेंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये बात सही है, विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं के जटिल अंतर्क्रिया का एक अनिवार्य परिणाम। बिल्कुल सही बात है, यही तो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की कि जो दर होते हैं, जो हमारा रेट होता है डेवलपमेंट का वो अलग अलग होता है। क्यों होता है, क्योंकि किस तरीके की बच्चे को हेरिडिटी मिली, आनुवंशिकता किस तरीके की मिली उसको अपने पेरेंट्स के थ्रू, और किस तरीके का उसको इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, इन्हीं दोनों का परिणाम है हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही दे रखी है। ए भी सही है आपका, हाँ यहाँ पर, और इसका रीज़न भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो सही व्याख्या भी कर रहा है किसकी, ए की। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है जिसको कि
इन्वायरमेंट ही नहीं दिया गया, क्योंकि बच्चा क्या करता है अपने इन्वायरमेंट से ही भाषा को सीखता है, ठीक है। तो क्या उस बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है अच्छी तरीके से हो पाएगा? नहीं। जितना ज़्यादा बच्चा शब्दों को सुनता है उतना ही ज़्यादा उसका भाषाई विकास होता है। जैसे कि मान लीजिए एक घर में 3 से 4 बच्चे हैं, तो वहाँ पर जो बच्चे का भाषाई विकास होगा बहुत ही तेज़ी के साथ में होगा, क्योंकि बच्चा ज़्यादा शब्दों को सुन रहा है, ठीक है। बार बार वो शब्द उसके सामने आ रहा है, तो बच्चा भाषा को सीख जाता है, ठीक है, यानी कि एक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है। बट एक बच्चा है ना तो उसके पेरेंट्स उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ना ही उसके घर में ज़्यादा बच्चे हैं, है ना। तो जो बच्चे का भाषाई विकास है बहुत ही धीमी गति से होगा, उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे के भाषा सीखने के लिए जो संवेदनशील पीरियड होता है, सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है, वो क्या होता है 2 से 6 साल तक का, ठीक है। जब बच्चा 2 से 6 साल तक का होता है तो भाषा को बहुत ही तेज़ी से एक्वायर करता है, बहुत ही तेज़ी से अर्जित कर रहा होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड होता है कि यहाँ पर जो बच्चे का एक बार लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो गया तो फिर वो आजीवन उसके भाषाई विकास को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि अगर बच्चा 2 से 6 साल तक के वो अच्छी तरीके से उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया, अच्छी तरीके से भाषा को सीख गया, तो फिर आजीवन उसको दिक्कत नहीं आएगी भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहे। जैसे कि मान लीजिए अगर उसको आप एक अच्छा इन्वायरमेंट ही ना दे, बच्चे का भाषाई विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाए, तो बच्चे को लैंग्वेज सीखने में आगे चल के कठिनाई आएगी, दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये बात दे रखा है। भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है, नहीं, ये बात गलत है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है, नहीं। यहाँ पर कौन सा सही होगा? भाषा के विकास के लिए एक संवेदनशील काल होता है, मैंने बताया ना 2 से 6 साल, इसमें जो बच्चा होता है भाषा को बहुत ही तेज़ी से सीखता है। कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन सा है, सबसे संवेदनशील काल कौन सा है, तो वो 2 से 6 साल होता है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, नहीं, विकास तो व्यवस्थित होता है, सीक्वेंस में चलता है, ऑर्डर में चलता है। जैसे कि आपने कई बार मैंने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है कि जो बच्चा होता है सबसे पहले क्या करता है, बैठना शुरू करता है, उसके बाद में रेंगना शुरू करता है, फिर खड़ा होना शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है, उसके बाद कहीं आकर के बच्चा दौड़ना शुरू करता है। तो विकास क्या होता है? एक व्यवस्थित क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है, अप्रत्याशित नहीं होता है, पूरी तरीके से अप्रत्याशित नहीं होता है। कुछ हद तक क्या कर सकते हैं हम इसका अनुमान लगा सकते हैं, कुछ हद तक हम प्रेडिक्टेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये बात यहाँ पर गलत है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? वह विद्यार्थी जो पठन वैफल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है, उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके। अब देखिए बच्चे को पहले से ही पढ़ने में दिक्कत आ रही है। डिस्लेक्सिया का मतलब क्या होता है? पठन वैफल्य का मतलब क्या होता है? बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है, बच्चा सही तरीके से जो शब्द होते हैं उनको पढ़ नहीं पाता है। जैसे कि बच्चा वाज को सा पढ़ सकता है, ठीक है, बी को डी पढ़ सकता है, 12 को 21 पढ़ सकता है, यानी कि 21 पढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर रीडिंग डिसऑर्डर होती है, बच्चों को पढ़ने में चीज़ें दिक्कत आती है। तो यहाँ पर उनको अगर हम कई तरीके के विकर्षणों का अध्ययन कराएं, यानी कि कई तरीके की चीज़ें उनको पढ़ाएं, जब बच्चा एक ही चीज़ को सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहा तो उनको उनके सामने कई तरीके की चीज़ें प्रेजेंट कर दे, उसको भी सही तरीके से नहीं पढ़ पाएगा, उसको तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, है ना। ये गलत है। उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करें, मतलब अगर बच्चा किसी चीज़ को नहीं पढ़ पा रहा तो हम उसको और उच्च ग्रेड स्तर के ग्रंथ प्रदान करें, है ना। जब उसको पढ़ने में ही दिक्कत है तो आप उसको कोई भी ग्रंथ प्रदान कर दे, बच्चा उस चीज़ को पढ़ ही नहीं पाएगा, रीड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, ये भी बात पूरी तरीके से गलत है, बच्चों को दंड देना ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखा है? प्रणाली ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहा है, बट उच्चारण अगर आप उसका सही तरीके से करें बच्चे के सामने तो बच्चा सुन करके चीज़ों को सीख सकता है, यानी कि ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से आप इस बच्चे को सिखा सकते हो कि वो चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहा है बट सुन करके तो सीख सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को रीड करते हैं। शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, यहाँ पर दे रखा है बोध आधारित शिक्षण का, ठीक है। अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि शिक्षार्थी की क्षमताओं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। शिक्षक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थी के लिए तथ्यों का परामर्श शामिल। तो इस क्वेश्चन का आप सभी को राइट ऑप्शन नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप सभी के लिए मैंने एक मैराथन क्लास कराई हुई है, उस क्लास को जरूर देखिएगा। उसमें जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कुछ मैंने कवर करा दिया है। लगभग 1 से 1.5 घंटे की वो क्लास है,
बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, उस क्लास को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा और उसमें सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।